हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैं अजीत कुमार। आज जो हमारा टाइटल है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, जो कि अगर इसको हम हिंदी में नाम से देखते हैं तो निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के नाम जाना जाता है। और अगर हम इंग्लिश वर्जन बात करते हैं तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहते हैं। यह जो आपका अधिकार अधिनियम है निःशक्त व्यक्तियों के लिए, यह जो पहले आपके भारत में 1995 में जो हमारा था पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसी जगह क्या हुआ आपका 2016 आ गया। पहले हमारे भारत में 1995 अधिनियम जो था वो सारा दिव्यांग जनों के लिए कार्य करता था, लेकिन अब उसी रिप्लेसमेंट में 2016 आया है। और इसमें कुछ चेंजेबल भी किया गया है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यकता थी। उसके हिसाब से इसमें कुछ आगे पीछे इसमें जो उनको लगा कि हमें क्या करना ऐड नहीं करना चाहिए। देखते हैं कब से कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आया ये, क्या इसकी कंडीशन थी। भारत में सर्वप्रथम जो दिव्यांग अधिनियम 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट आया। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार की क्षमता मतलब 7 प्रकार डिसेबिलिटी थी और 14 अध्याय थे, 74 धाराओं का वर्णन किया गया था। इसके बाद 2007 में यूएनसीआरपीडी विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल दिव्यांगता को उजागर किया। 2007 में यूएनसीआरपीडी ने इंटरनेशनल लेवल पर दिव्यांगता को उजागर किया। इसमें जो भारत में जो दिव्यांगता का विकास का स्तर था वह बहुत नीचे था। भारत में दिव्यांगता की स्थिति सुधार और संरक्षण एवं शिक्षण और अधिकार सुरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए, जो कि दिव्यांगजनों का सुधार, संरक्षण, कंजर्वेशन, एजुकेशन, राइट्स एंड सेफ्टी एंड जो उनमें कुछ और अचीवमेंट वो नहीं था, उसको बढ़ावा देने के लिए आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 का गठन किया गया। और इसमें किस तरह की क्षमताओं को मतलब दिव्यांगताओं को और 17 अध्याय 102 धाराओं को वर्णन किया गया आरपीडब्ल्यू 2016 में। और इसके पहले जो था उसमें इतनी धाराएं नहीं थी, उसमें कम थी। कहने का मतलब मेरा कि जो आरपीडब्ल्यू एक्ट 21 डिसेबिलिटी 17 अध्याय और 102 धाराएं थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 7 डिसेबिलिटी थी और आपके 7 प्रकार डिसेबिलिटियां थी, 14 अध्याय था और 74 धाराएं थी। जो इसका परिचय है, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार विधेयक है जो हमारा 2016 को दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया गया। क्योंकि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जब पारित होता है तभी वह पारित होता है या तभी वह फिक्स होता है कि हाँ यह लागू हो गया भारत देश के लिए। दिव्यांगता विधेयक ने दिव्यांग अधिनियम 1995 का स्थान जो मैंने पहले आपको बताया जो था वो रिप्लेसमेंट हो गया। अधिनियम में निर्धारित दिव्यांगताओं की 7 शर्तों के स्थान पर यह विधेयक 21 दिव्यांगता शर्तों के बारे में अब जानकारी प्रदान करता है। पहले सिर्फ 7 दिव्यांगताओं के बारे में बात कर रहा था। आईसीआईडीएच जो हमारा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, उन्होंने दिव्यांगता को संबोधित। दिव्यांगता होता क्या, दिव्यांग कहते किसको है? व्यक्ति में उम्र जो हमारा एज होता है, ठीक है, एज और हमारा जो जेंडर होता है, जेंडर जो होता है और सोशल सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान एवं पिछड़ापन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दिव्यांगता कहते हैं। जो अगर कोई व्यक्ति है उसको एज उम्र के हिसाब से जेंडर के अकॉर्डिंग एंड सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में अगर कोई क्षति और अक्षमता कारण अगर उनमें कुछ नुकसान या वह सामान्य बच्चों तो नहीं है तो उनको हम दिव्यांग बालक या बच्चे उनको हम कहते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून को 7 फरवरी 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और लोकसभा द्वारा 2016 को पारित किया गया था। विधेयक 16 फरवरी 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और 28 दिसंबर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रखना चाहिए कि 28 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति को सहमति प्राप्त हुई थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को। अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से पहला चैप्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया 17 चैप्टर है। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी जो 17 चैप्टर उसके साथ साथ जो उसके धाराएं हैं 102 सभी धाराओं के बारे में आपको बताऊंगा कि वो धाराएं कहाँ हैं और किस चैप्टर में कितनी धाराएं हैं, वो आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। अगर दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग और बहुत अगर पसंद है तो आप दोस्तों को सभी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कमेंट करिए। शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर क्या कहता है? प्रिलिमिनरी। इसको मतलब हम कह सकते हैं, देखिए इसको हम कई नामों से जानते हैं।
आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय कह सकते हो, इंट्रो कह सकते हो, अपनी भाषा में आप कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। प्रथम अध्याय में दिव्यांग व्यक्तियों को परिभाषित एवं अधिनियम का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। जो हमारा पहला अध्याय है वो क्या है, अगर देखा जाए तो जो दिव्यांगता है उनको क्या क्यों परिभाषित किया, संबोधित किया कि हु इज द डिसेबल, कौन डिसेबल है, ठीक है। तो और उसके जो अधिनियम रखे उसको सुरक्षित रखा गया है। तो पहला अध्याय सॉरी पहले धारा की बात करते हैं जिसमें शॉर्ट टाइटल एंड कमेंटमेंट, मैंने जो पहले बताया कि इस अधिनियम क्या करना हो ना, इस एक्ट को उनको सुरक्षित रखा गया है। देन आपका क्या है कि डिफिनेशन, दिव्यांग व्यक्तियों को यहाँ पर डिफाइन किया गया, समझाया गया कि डिसेबिलिटी किसको कहते हैं, दिव्यांगजन कौन है, एचआई कौन है, ओएच कौन है, आईडी कौन है, अलग अलग सबकी मानक रखा गया है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक डिसेबिलिटी होती है ओएच, ठीक है। ओएच का एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है कि अगर 40% इनमें डिसेबिलिटी है तो सीनो सर्टिफाई करता है अगर वो क्या है डिसेबल है, ठीक है। अगर एचआई है तो एचआई का जो होता है वो क्या है 60 dB, ठीक है। 60 dB अगर उनमें ह्रास है तो क्या है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो ये अलग अलग सबको मानक है ना, तो ये क्या है डिफरेंस तभी पता है कि क्या तब ये एचआई कहे जाएंगे, तब ये ऑर्थोपेडिक खंडी कहे जाएंगे। अगर ये बात सिर्फ प्रथम चैप्टर में कहा गया, प्रथम अध्याय में कहा गया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रथम धारा दूसरा अध्याय धारा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी धारा को देखते हैं। दूसरी धारा में क्या कहा गया है, तो जो दूसरी धारा राइट्स एंड, जो आपका अधिकार है, राइट्स एंड इंटाइटलमेंट से, ठीक है। इस अध्याय में दिव्यांगों के साथ भेदभाव नहीं करने एवं उनके प्राप्त किसी अधिकार का या होने वाले किसी फायदे से इंकार करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। दिव्यांग अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति का भी गठन किया गया है। यहाँ पे देखिए पहले तीसरा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय नहीं कर सकते, सॉरी माफी, तीसरा धारा, तीसरी जो धारा है वो अध्याय दूसरा है, ठीक है। तो इसमें कहता है इक्वलिटी, ठीक, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सभी को हमको समता रखना है और हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। दिव्यांग में मतलब एमआर में हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और साथ साथ मेल फीमेल या गर्ल्स बॉयज नहीं करना है, या फिर कि हम सिर्फ ओनली वन एचआई बच्चों को टीच करेंगे, ओएच बच्चे एमआर बच्चे नहीं करेंगे। अलग अलग कैटेगरी जो डिसेबिलिटी की होती है हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक, नॉन डिस्क्रिमिनेट हमको ना चाहिए। नहीं क्या कि डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, अरे भाई आप एचआई बच्चे हो, आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप ओएस बच्चे हो, आप तो 2 तल्ले ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, 2 मंजिला हमारा मकान है, तो क्या आप डिस्क्रिमिनेट कर देते हो ना, भेदभाव करते हो, हमें वहां पर भेदभाव नहीं करना है। हमारा जो तीसरा धारा है वुमन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो हमारी महिला और बच्चे दिव्यांग उनके बारे में हम बात कही गई है। और जो हमारा पांचवा धारा है कम्युनिटी लाइफ, जो हमारा सामुदायिक जीवन होता है, सामुदायिक जीवन हमारा होता है, ठीक है। ये आपका सामुदायिक जीवन, मेरा कहने जो यहाँ प्रस्ताव पर बताया गया है, इसका मतलब ये होता है इसे आपकी अपनी आपकी खुद की कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जो डेफ बच्चे होते हैं, डेफ, ठीक है, तो डेफ की एक कम्युनिटी अपनी होती है। वो जैसे ही अपने एचआई, जैसे उनके ज्यादा लोग यहाँ रहेंगे और एचआई लोग अगर हैं वहाँ पर, तो ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, साथ रहने में उनको बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हमारे साथ सब कम्युनिकेट कर, हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है वो रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी लाइफ को जी सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। इसमें अगर अदर एग्जांपल जोड़ें, कम्युनिटी लाइफ अलग अलग सब अपनी कम्युनिटी लाइफ, जैसे मैं आईसीडीएस जो ने डिफाइन किया कि व्हाट यू मीन डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या है, उनका जो उन्होंने बताया ना किसी जात धर्म जेंडर सोसाइटी एंड कल्चर के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से कम्युनिटी लाइफ जी सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, सबको राइट्स है। प्रोटेक्शन हमारा जो छठा धारा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूरल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आपको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट सरकार देगी, आपको कोई अमानवीय व्यवहार आपके साथ नहीं कर सकता, आपके साथ कोई क्रूरता से व्यवहार नहीं कर सकता कि हट जाओ आप दिव्यांग हो, आप विकलांग हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको नहीं, आपके पास भी कानूनी अधिकार है जितना सामान्य व्यक्ति के पास है। हमारा जो सातवां धारा है, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब होता है कि दोस्तों कि अगर आपको कोई गाली नहीं सकता, आपको कोई गाली गलौज नहीं करे, हट जाओ भाई ये तो जा रहा है विकलांग है दिव्यांग है, ऐसा आपको नहीं कर सकता कोई। जैसे होता है ना एक बाई नेचर होता है कि रेस्पेक्टेड वर्ड होते हैं कि हम बात करते हैं, आपको अधिकार है रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट करवाने का, रिस्पेक्ट लेने का, क्योंकि आपको कोई फिजूल आपको अहिंसा नहीं कर सकता, आप साथ कोई आपको गाली नहीं सकता, आपको कोई शोषण नहीं कर सकता। इसका प्रोटेक्शन क्या है
आपको राइट्स दिया गया है आरपीडब्ल्यू के अंतर्गत। आप इस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। देन 8वां जो धारा है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, सुरक्षा आपको दिया जाएगा, और आपको किसी प्रकार की जो सुरक्षा चाहिए तो आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, सरकार से अपने पास में जो इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है आप उनसे कह सकते हैं भाई हमारे देश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप इस चीज का अधिकार है आप कर सकते हो। आप कोई रोक नहीं सकता कि हम आपको प्रोटेक्शन सुरक्षित नहीं रखेगा, नहीं देगी सुरक्षा आपको। ठीक है, अब देखिए 9वां जो हमारा है, जो 9वां धारा है होम एंड फैमिली। आप अपना घर परिवार अच्छे से डेवलपमेंट करिए, विकास करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप अपने परिवार के मालिक हो, ऑनर हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम डिसेबल फैमिली में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं दूसरा कोई बोलेगा आपके घर में कोई डिसेबल पर्सन व्यक्ति है, पर्सन है, तो आप उसको या कुछ और उसको जगह भेज सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपका खुद की सेल्फ राइट है, आप रह सकते हो, कोई नहीं मना रही है। देन आपका आता है 10वां जो धारा है रिप्रोडक्टिव राइट्स। जो रिप्रोडक्टिव राइट्स मतलब ये होता है कि आपका जो राइट्स है उसका आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप देखिए नीचे दिया हुआ भी है रिप्रोडक्टिव जस्टिस में, जैसे एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग। वोटिंग मतलब समझते क्या होता है, जो आप इलेक्शन के वोट देने जाते हैं, आपको अधिकार है, आपको अधिकार साथ साथ आपको पहुंच है, क्योंकि दिव्यांग जनों के लिए आपने देखा जो दिव्यांग जनों प्रधानी इलेक्शन लेते हुए जो ऊंचे स्तर पे इलेक्शन जो होते हैं वोटिंग होती है सब में, अगर कोई दिव्यांग जन जाए तो उसको लाइन लगाना नहीं पड़ता है, तो उनको साइड से पास दी जाए तो आप जाकर वोटिंग करके आप जा सकते हो। उनको एक्सेसिबिलिटी बनाए, मान लो अगर कि रूम में हो रहा है तो उनका साइकिल व्हील चेयर चला जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से सेटिंग रखते हैं, सेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वोटिंग डे के दिन, इससे सभी डिसेबल एक्सेसिबल हो सके वोटिंग करने के लिए। देन आपका आता है एक्सेस टू जस्टिस, मतलब न्याय तक पहुंच। अगर कोई दिव्यांग भाई बंधु है उसको पता है कि हाँ हमारे पास बहुत अधिकार, लेकिन कैसे जानेगा हमारे पास अधिकार है, इसके लिए वो मतलब अधिकार है वो एक्सेस टू जस्टिस, वो न्याय तक पहुंच सकता है तो सुनवाई होगी। ज्यादा नहीं, जो उसके यहाँ मतलब ब्लॉक लेवल से तहसील लेवल से, देन उसके जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट है वहां जाकर अपने न्याय को ले सकता है, इसके बाद उसको पहुंच है वहां तक, क्योंकि पास में होते हैं जो ब्लॉक लेवल है तहसील लेवल का, तो वहां पर उनको बरकत दी जाती है ये डिसेबल, इनको जो जस्टिस उनके साथ वो होना चाहिए, पहुंच होता है। देन लीगल कैपेसिटी, लीगल कैपेसिटी जो कानूनी संरक्षण उनको दिया गया है आपको, सबकी अलग अलग है और सबको सेव रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हम डिसेबल बच्चों के लिए बनाए हैं, डिसेबल व्यक्ति के लिए लगाए वोटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड फॉर एग्जांपल एक्सेस टू जस्टिस, तो हम इसको बाद में हटा दें। आपको लीगल कैपेसिटी उसकी सुरक्षित रखना है, कैपेसिटी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको। देन प्रोविजंस फॉर गार्डियनशिप, और गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया है कि संरक्षण दिया है कि एज अ गार्जियन आपको सुरक्षित रखेगा। अगर कोई जॉब या कहीं कुछ करते हैं आपको राइट्स है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, आपको कोई तरीके से आपको प्रोविजन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रखा गया प्रोविजन फॉर गार्डियनशिप, आपको एज अ गार्डियन आपको सेफ या सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। डिजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट, और ये जो है डिजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट कहने का मतलब कि अगर आप में जो पद शब्द यहाँ देखो, डिजिग्नेशन मतलब पद होता है कि आप किस पद पे हो, उस पद का अगर आपका अधिकार है तो आप उस पद को आराम से ले सकते हो, सपोर्ट की तब कोई मनहानि नहीं कर सकता कि आप इस पद के योग्य नहीं, आप या इस पद को नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। आप अपने पद पर कार्यरत हो सकते हैं, आपको जरूरी है उस अचीवमेंट को पाने की। तीसरा चैप्टर हमारा है एजुकेशन, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अध्ययन दिव्यांगों की शैक्षिक समानता है, मनोरंजन एवं खेल समानता बताया गया है। पहला हमारा है 16वां ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षिक संस्थान उसकी जो जो ड्यूटी है वो अच्छे से निर्वहन करें, जिसमें ड्यूटी में जो दिव्यांग जनों भी जैसा है उनके लिए वो काम करे। देन आपका आता है 17 धारा स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलन में अपने भारत देश में, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत है कि अगर समावेशी आपको करना है, जो उसको स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटी, तो उसके लिए हमको जो प्रमोट करना चाहिए, जो फैसिलिटी प्रदान करना चाहिए, फैसिलिटी को हमें प्रदान कर कर और इंक्लूसिव एजुकेशन बढ़ावा देना चाहिए। देन साथ साथ में एक चीज और यहाँ रखा है एडल्ट एजुकेशन की प्रौढ़ शिक्षा को भी रखा गया है कि अगर कोई दिव्यांग ज्यादा उम्र का हो गया है और वह पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर मतलब 30 40 45 साल के हैं, वो अनएजुकेटेड है, एटलीस्ट उनको जैसे जो एडल्ट एजुकेशन तो प्रौढ़ शिक्षा होता है गांव में कलेक्ट करके लोगों को बताया जाता है, एटलीस्ट कम से कम नाम गाँव तो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं फला मेरा नाम, उनको अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे
हमेशा स्कीम गवर्नमेंट की आती रहती है कि सभी को शिक्षित किया जाए। उसी संदर्भ में एडल्ट एजुकेशन दिव्यांगजनों के लिए है कि कोई भी दिव्यांगजन अशिक्षित न रहे, सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अब आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि आपका जो कौशल विकास और रोजगार। इस अध्याय में ये अध्याय आपका चौथा है। इस अध्याय में है कि दिव्यांगों के लिए मुख्यधारा से जोड़ने के लिए औपचारिक और औपचारिक रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। ठीक है, वह चाहे गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट या मतलब लीगल तरीके से, या फिर जो मतलब प्राइवेट संस्थान, उस तरीके से आपको क्या एम्प्लॉयमेंट का अगर स्किल कोई डेवलपमेंट कोर्स आप कर सकते हो, कि आपको हर जगह गवर्नमेंट ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, तो शायद नहीं मिल सकता है आपको पास में कोई मिल जाए, और जो नॉन गवर्नमेंट है वहां से भी आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, देन एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट कर सकते हैं। आपका जो 19 धारा है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकते हैं और खुद का रोजगार खुद से। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, मोबाइल रिपेयरिंग। रिपेयरिंग क्या होता है, अभी आप स्किल इंडिया जो आया था उसमें क्या है, मोबाइल रिपेयरिंग। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और सीख लिया, तो अच्छी खासा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का रोजगार चालू कर सकता है, मार्केट में दुकान खोल सकता है, जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकता है। और मोबाइल का और एक होता है कि इसमें आया था स्किल इंडिया में, मोदी जी शुरुआत किए थे कि कंप्यूटर से रिलेटेड आया था कि अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है थोड़ा बहुत एक, तो आप अच्छे से समाज को जीवन जी सकते हैं। आप कहीं खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। अगर एक को दो पीसी, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर रख सकते हैं, तो एटलीस्ट आप एज ए डिसेबल होने नाते भी आप अच्छा इनकम कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपका 20 है, 20 में आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट से कह रहा है, यहाँ हर जगह कह रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कि दिव्यांगता को देखकर आप उनमें भेदभाव मत करिए, सभी को समान रूप से देखकर रोजगार दीजिए। इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा कि अभी हाल में जो मॉल बन रहे हैं वह बैरियर फ्री एंड देन इंक्लूसिव सेटअप में बन रहे हैं, कुछ हद तक सभी तक की जा सके। और हर प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह अगर आपको एम्प्लॉयमेंट रखे तो उसमें डिसेबल भी एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, इसीलिए ताकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो सके रोजगार में। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है, सभी को यहाँ पर है कि बराबर उनको आपका मौका मिलेगा, सभी को समान मौका मिलने का पॉलिसी बनाया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिसेबल हो, यार भाई आप तो ये चाहिए, आप ये काम नहीं कर सकते, आप हट जाओ, ऐसा नहीं है। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर इफ यू हैव क्वालिटी देन यू गेट अचीवमेंट। अगर आप में गुण है, आप में प्रतिभा है, तो आप उस अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। इक्वल अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था है। देन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और इन सब चीजों को जो आप है आपका, इसको गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि ये मेंटेनेंस, सब रिकॉर्ड को उसके पास मेंटेनेंस सुरक्षित होने चाहिए। देन आपका आता है धारा 23, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस रेडियल ऑफिसर। जो अगर आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है, आपको रोजगार कोई आप करते हो, तो गवर्नमेंट को आपको उसको आपको नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा हमारा चैप्टर क्या है। पांचवा चैप्टर जो हमारा है कि सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन। दोस्तों, ये सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पुनर्वास और रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, और इसमें इस अध्ययन की जो मुख्य बातें हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, मनोरंजन के लिए व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो जिस तरह से आप एक नॉर्मल व्यक्ति मतलब कहीं प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में जाता है, मतलब या फिर कहीं मूवी देखने पहले से जाता है, या फिर तो बहुत सारे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपना मनोरंजन साधन जाता है, ढूंढ लेता है, इस तरीके से वहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी बात कही गई। 24 धारा है सोशल सिक्योरिटी, समाज आपको सुरक्षा रखेगा कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप चाहे वो पार्क हो, चाहे मॉल हो, चाहे पैलेस हो, आप कहीं घूम टहल सकते हैं, वह चाहे कुछ भी हो, आप घूम टहल सकते हैं, आप अपना मतलब इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ हेल्थ केयर है कि आपका आपको कोई आपको दिक्कत होता है, कोई आपको परेशानी, कोई बीमारी होती है, तो आप अपने जो नजदीकी सामुदायिक केंद्र वहां से जाकर अपने स्वास्थ्य का भी आप देखभाल करवा सकते हैं, कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस स्कीम होता है दिव्यांगजनों के लिए कि अगर आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, उसी तरीके से आप इंश्योरेंस स्कीम को भी फायदा उठा सकते हैं।
देन रिहेबिलिटेशन मतलब होता है, यहाँ पर मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि दिव्यांग जनों के लिए एक बात लागू होती है, उनको गवर्नमेंट आवास देती है। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन बात आती है, इसलिए मैं बात जिक्र कर दे रहा हूँ। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उसका मतलब शादी हो जाता है आफ्टर मैरिज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आफ्टर मैरिज, ठीक है, ये भाई यहाँ पर ए रहेगा, जब हाँ आफ्टर मैरिज, जब अगर मतलब एक उनके पास क्या है, घर है, ठीक है, घर है, और उनके पास इस घर की जो व्यवस्था होगी, फिर उसका खर्च होगा, इस तरीके से एक रूम की व्यवस्था पूरा रिहैबिलिटेशन प्रवास के लिए, तो गवर्नमेंट उनको आवास देती है, जो आपको प्रधानी स्तर से, प्रधान थ्रू अप्लाई को आपको आगे बढ़ाया जाता है। प्रधान देता है, उसके बाद के ब्लॉक लेवल से आपके विकास भवन में जाता है, वहां से आपको आवास मिलता है कि आप भी अपना जीवन यापन कर सकें। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दिव्यांग जनों के लिए कैसे सुरक्षा चाहिए, उनके लिए क्या क्या पुनर्वास किया जा सके, और उनकी कैसे मतलब हेल्थ रखा जाए सही, उसके बारे में सदैव रिसर्च हुआ मतलब किया जाता रहता है, ताकि उनको देखभाल किया जा सके। एंड कल्चर एंड रिक्रिएशन, जो सांस्कृतिक और मनोरंजन है, उसके बारे में गवर्नमेंट ध्यान देती है कि उनको अधिकार दिए कि आप भी कहीं कल्चरल कोई प्रोग्राम आप अपने सहभागी हो सकते हैं, और साथ साथ अपने मनोरंजन का भी ख्याल रख सकते हैं। एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, आप कहीं भी किसी बैकग्राउंड में, आप कहीं आप खेल कूद में भाग ले सकते हैं, आज आपका कोई मनहानि नहीं है। ओवरऑल ये आपको सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ है, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन की बात करता है अध्याय 4 में। अध्याय 6 क्या कह रहा है, अध्याय 6 में देखा जाए तो आपका स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक मानक है, मानक जैसे मैं आपको समझाता हूँ बेंचमार्क होता क्या। सपोज ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, बॉर्डर लाइन कहने मतलब मैं आगे समझाता हूँ क्या होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेंचमार्क व्यक्तियों की संगठन शिक्षा कक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग बालकों को 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क और निवास शिक्षा कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो 6 से और 18 वर्ष मतलब क्या है, ये फिक्स है, क्या है यह, फिक्स है, ये फिक्स्ड है कि इतने के अंतर्गत ही उनको फ्री और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। और साथ साथ मैं यहाँ पे एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको समझाना चाहूंगा। बेंचमार्क क्या होता है, जैसे मैं बताया ओएच, ओएच का क्या है बेंचमार्क, इसको सिर्फ 40%, और अगर एचआई बच्चा है तो इसको क्या है 60 dB, 60 dB को हियरिंग लॉस रहेगा तो चाहिए। ये क्या होता है, जो मानक तैयार किया इसी को बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। मैं बहुत लोग सोचते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती क्या है। बेंचमार्क कोई डिसेबिलिटी होती है, बेंचमार्क पैमाना है, मापन का स्केल रख दिया गया है कि हाँ यहाँ तक जो व्यक्ति होगा वो डिसेबल है, इसके ऊपर जाएगा यहाँ से इसका डिसेबल है, इसके बाद फिर डिसेबल है, जो इसके नीचे वो डिसेबल नहीं है, ऐसे सेट किया गया है पैमाना। 31 है जो धारा फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर जो बच्चे आते हैं, व्यक्ति आते हैं, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए। एंड रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और उच्च शिक्षा में उनके लिए कोटा निर्धारित किया जाए, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन, और दिव्यांग जनों के लिए भी उच्च शिक्षा में पोस्ट निकाली जाए, या कोई शिक्षा की वैकेंसी, कोई वैकेंसी हो उसमें क्या उनके लिए पर्सनली HIVI कैटेगराइज कर करके आपको पोस्ट निकाल दिया जाए। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन। देन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि वो शिक्षा का रिजर्वेशन, ट्रेन का रिजर्वेशन, बस का रिजर्वेशन अलग अलग तरीके से यहाँ लिया जाता है। अगर हम ट्रेन की बात करते तक पता होगा, जैसे ट्रेन का हम रिजर्वेशन देखते हैं तो हमको 75% क्या होता है रिजर्वेशन में पेमेंट देना, डिस्काउंट होता है, 25% हमारा पेमेंट करना पड़ता है शायद, या ये होता है, या फिर नहीं नहीं ये गलत है, 75 नहीं भाई, अब मैं सॉरी, यहाँ पड़ता है आपको 30% देना पड़ता है, और 70% क्या होता है गवर्नमेंट है रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो ट्रेन का। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बस रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास आरक्षण है कि, और अगर बस पास आपके पास है तो आप आ जा सकते हो, आपको फ्री है, पैसा नहीं लगता है। और रिजर्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई वैकेंसी आती है जॉब, ठीक है, ध्यान रखिए जॉब की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर HI OH, ठीक है, BI, इस तरह से क्या अलग अलग हम कैटेगरी कर करके उनको क्या करते हैं कोटा निर्धारित करते हैं, किसमें 2 सीट होगा, इसमें 2 सीट होगा, इसमें 1 सीट होगा, इस तरह से रिजर्वेशन करते हैं, फिक्स कर देते हैं। और दूसरी बात रिजर्वेशन
और दूसरी बात रिजर्वेशन है कि एरोप्लेन में भी रिजर्वेशन आपको है, फिक्स है, ठीक है। तो इस रिजर्वेशन मतलब अगर हम ध्यान आपको छोटे शब्दों में बताएं तो आपको क्या होता है, छूट होता है। क्या होता है, छूट, आपको रियायत दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है। आप इससे समझ सकते हैं रिजर्वेशन पर क्या होता है। देन आपका था इंसेंटिव टू एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। और इंसेंटिव मतलब होता है बढ़ावा। बढ़ावा जिससे सब अगर आपको इंसेंटिव का, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है, कोई डिसेबल भाई बंधु काम कर रहे हैं, उनको पर ईयर पर 6 मंथ जो आपके कॉलेज का रूल रेगुलेशन है कि हमें पर ईयर थोड़ा जो बढ़ाते हैं हम उनकी इनकम या जो उनकी सैलरी होती है हम इंक्रीज करते हैं, इस तरीके से उनका भी बढ़ावा हमको करना चाहिए, इंसेंटिव करना चाहिए। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और साथ साथ स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये बात यहाँ पे समझाने का प्रयास कर आरपीडब्ल्यू एक्ट कि अगर जो एचआई के योग्य बच्चे हैं उनको एचआई वाला वर्क, और जो बीआई का है उनको बीआई, जो ओएच है उनको ओएच तरीके से उनको काम देना चाहिए। ऐसा ना ओएच बच्चे को हमको दे दो कि भाई आप 5 मिनट दौड़ के आओ, आपको नौकरी दीजिए, नहीं कर पाएंगे। वहाँ एचआई बच्चा दौड़ सकता है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू उनके स्पेशलिटी के हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट रखना चाहिए। देन आपका आता है 37 धारा, स्पेशल स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्पेशल स्कीम जो मतलब आए दिन स्कीम योजना आ रही है, योजना में दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधा है क्या नहीं है, उसके बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो चाहे कोई प्रोग्राम हो, जैसे प्रोग्राम मतलब हम यहाँ समझाऊंगा जो आप समझ सकते हैं और समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। जैसे आप अगर गाँव से बिलोंग करते हैं, आपको क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है आपका, ठीक है। मैं कुछ क्लियर लिखता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। प्रोग्राम यहाँ क्या है, ब्लॉक, ठीक है, आपका ब्लॉक है। तो जब आपको कोई, आप डिसेबल हो, आपको ट्राई साइकिल चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तो जो मोटराइड वाली साइकिल है उसके लिए आपको जो प्रोग्राम लगेगा, जो प्रोग्राम होगा ना, वो ब्लॉक लेवल पे लगेगा, ब्लॉक में जाना पड़ेगा आपको। वहीं पर किसी प्रोग्राम या किसी स्कीम के माध्यम से आप तक ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, वॉकर, देन जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सातवां जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, यह अध्याय कहता है कि आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी विथ हाई सपोर्ट नीड्स, जो मतलब उनको जरूरत ज्यादा है, ठीक है। इसके अंतर्गत इस अध्याय में बेंचमार्क दिव्यांग उच्च स्तर की सहायता प्रदान की गई है। मैंने आपको पहले बताया बेंचमार्क दिस इज अ पैमाना टू डिस्ट्रीब्यूट या टू एक्यूरेट ऑफ द डिसेबिलिटी, उनको एक सही सही प्रमाणित करना डिसेबिलिटी का क्या रखा गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब स्पेशल, अगर स्पेशल सेंस सब कहने के, क्योंकि मैं आपको इसलिए एक एक धाराओं को मैं विथ एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हाँ जो डिसेबिलिटी है, स्पेशल डिसेबिलिटी है, 102 धारा है, 17 अध्याय, 102 धाराएं हैं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ आप किसकी धारा में क्या कहा गया, किसके लिए कहा गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके बहुत मददगार है, तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर करना भूलें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन डिसेबिलिटी। स्पेशल प्रोविजन मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति में, जैसे मान लो कि कोई ज्यादा सीवियर डिसेबल है, सपोज यहाँ पर एक बच्चा सीपी है, क्या है, सीपी है, सीपी है, इस सीवियर कंडीशन में है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेक होल्डर, एक मतलब उसमें एज अ गार्जियनशिप सौंप दे सकते हैं। नहीं भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप उसके साथ रहिए, आपको देखभाल करिए, ठीक है। इस तरीके से उनको स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं, उनको लिए विशेष सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आठवां है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एयर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, ठीक है। इस अध्याय में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार का उत्तरदायित्व है कि भौतिक वातावरण, यातायात सूचनाओं संप्रेषण, उचित तकनीकी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। इसमें है अवेयरनेस एंड कंपेरिजन, यहाँ पर मतलब बताया गया है कि आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए दिव्यांग जनों के लिए, और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आप दिव्यांगता अभियान, सॉरी, जागरूकता अभियान चला रहे हैं गांव में या फिर शहर में, कहीं भी कम से कम वहाँ डिसेबल व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभियान चला रहे हैं, व्यक्ति को, डिसेबल व्यक्ति को पता नहीं कब क्या बता रहे हैं, उनको मतलब आप भेंट ही मुलाकात नहीं होती, कैसे जान पाएंगे भाई। इसलिए उनके तक पहुंच होनी चाहिए यहाँ, ताकि वो पहुंच सके, समझ सके। एंड एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कहने का, अगर
कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि अब दिव्यांग बच्चों के लिए कम से कम ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उसके घर तक कुछ सामान पहुंचना चाहिए। जिससे अगर देखा जाए अभी हाल में जब हम ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लॉक पर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब बताओ ट्राईसाइकिल अब दे दिए, लेकिन वो जाएगा कैसे घर, या तो आप घर घर क्यों पहुंचाओ, कानून अधिकार तो होना चाहिए गवर्नमेंट को, या उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो कानून, चलो नहीं भाई हम डिसेबल के लिए हम दे रहे हैं कि ट्राईसाइकिल या फिर और जो भी इक्विपमेंट दे रहे हैं, अब ट्राईसाइकिल लेके जाएगा कैसे, ये गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती है। दोस्तों तो इस तरीके से कुछ कमियां हैं, लेकिन वो खैर यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ शायद आगे आने वाले समय में ये चीजें कुछ ऐड होंगी, सुधार तो होगा ही होगा कुछ न कुछ। तो हो सकता है ये बहुत बड़ी है कि अगर दिव्यांग व्यक्तियों को हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम करके उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ट्राईसाइकिल, आपने कभी सोचा ट्राईसाइकिल जाएगा कैसे लेकर घर तक, हो सकता है उसके घर साइड रोड ना हो सकता है यहाँ पर बस हो, ऑटो वाले टोचन नहीं करते, कैसे लेके जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप अगर एक्सेस ट्रांसपोर्ट करते हो तो उनके घर तक सामान पहुंचना चाहिए, जिससे उनको भी आने जाने में कोई दिक्कत न हो सके। आगे देखते हैं, आगे है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिव्यांग जन भाई बंधुओं के लिए भी सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रसार पहुंचना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ मोबाइल का, मोबाइल क्या है, एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो एटलीस्ट उनके पास भी हो, जैसे एचआई बच्चा है तो वीडियो कॉलिंग बात कर सकता है, देन अगर बीआई बच्चा है तो वॉइस कर सकता है, ठीक है, इस तरह उनके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। देन कंज्यूमर कोर्स, उनके पास भी जो ग्राहकी सेवाएं होती हैं वो भी उनके साथ अवेलेबल होना चाहिए। देन मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स, जो एक्सेसिबिलिटी में पहुंच नॉर्म्स बनाया गया है वो मैंडेटरी कर दिया जाए, हर जगह पर लागू किया जाए, जिससे उसे लागू तो कर दिया गया लेकिन कुछ जो है अब भी कहीं कहीं देखने लैकिंग मिलता है, सिर्फ नाम का है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इन द मॉल, एक्सेसिबिलिटी इन द पैलेस, एक्सेसिबिलिटी इन द यूनिवर्सिटी, एक्सेसिबिलिटी इन द कॉलेज, और एक्चुअल देखा जाए तो वो चीजें पूरी पूरी नहीं देखने मिलती है। नाम को सिर्फ नाम रह गया बस, क्योंकि मॉनिटरी तो कर दी इसलिए कुछ लोग कर रहे हैं, पर आने वाले समय में ज्यादा ज्यादा ये मॉनिटरी है तो नॉर्म्स को पूरा किया जाएगा। देन टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एग्जैक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रीमाइज एक्सेसिबल एंड एक्शन फॉर दैट पर्पज, कि उनको लिमिट टाइम फिक्स कर दिया जाए, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाता है उसके तक पहुंच होनी चाहिए। अगर मान लो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, कोई विद्यालय है, विद्यालय में ऐसा विद्यालय बना होगा सेकंड फ्लोर पर क्लास चलती, सेकंड फ्लोर पर आपके पास है रैंप हो जिससे बच्चा चला जाए, और रैंप होने के साथ साथ आपके विद्यालय में व्हील चेयर हो कम से कम, एटलीस्ट कोई 100% डिसेबल व्यक्ति को ऊपर जाकर उसको धक्का देते हैं तो व्हील बैठा के तो वो पहुंच सकता है। इस तरह से हमें एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहिए। देन टाइम लिमिट फॉर एक्सेसिबल बाई सर्विस प्रोवाइड, और जो उनको टाइम लिमिट कर दिया जाए, अगर कोई उनको सर्विस प्रदान कर रहे हो आप दिव्यांग जनों को, टाइम कहा एक महीने के अंदर सर्विस मिलनी चाहिए, तो एक महीने में मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक महीने के बजाय 6 महीने लग जाए। किस काम का एक्सेसिबिलिटी, किस काम का प्रोविजन, किस काम को सर्विस जरूरत उस व्यक्ति को आज है, और आप दे रहे हो 6 महीने बाद कोई उनके लिए जो बनाए हो या जो उनको प्रोवाइड करो सर्विस किसी काम का नहीं, तो उसको टाइम लिमिट फिक्स करना चाहिए। हम गवर्नमेंट को किया है और उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है भी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एचआरडी आपका है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, वह भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है कि दिव्यांग जनों के लिए जो हम मानव संसाधन डेवलपमेंट कर सके सभी के लिए वो भी उपयोगी हो सके। एंड सोशल एडिट होनी चाहिए कि हमें सामाजिक सुधार होना चाहिए, कि अगर कोई दिव्यांग भाई बंधु है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो आप उसको देखकर सामाजिक नेगेटिविटी अपने इंटरनल माइंड में मत रखिए, वो भी एज ए ह्यूमन इन द वर्ल्ड का, वो संसार का भी एक व्यक्ति है, आपके समाज का एक व्यक्ति है, आपका राष्ट्र नेतृत्व है वो राष्ट्र का भी आपका एक व्यक्ति है, तो आपको एज अ पर्सन नॉट एज अ डिसेबल पर्सन देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं आगे हमारा जो नौवा चैप्टर है, नौवा है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ग्रांट्स टू सर्च। जो रजिस्ट्रेशन संस्थान होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन डिसेबिलिटी के लिए क्या होता है, इस अध्याय में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों का पंजीकरण और दिव्यांगों के लिए कार्य करने के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये बात सच है, जितने इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो आपके संस्थान है, सभी पंजीकृत होते हैं दिव्यांग दिव्यांग पॉलिसी के अंतर्गत, और वो जिससे उनको अनुदान सहायता प्रदान कर सके। तो यहाँ पर जो इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं, यह है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब अगर अथॉरिटी होता है कि यह संस्थान आपकी जो है आपको हम अनुदान दे रहे हैं और आपका पंजीकरण हमारे पास है, तो आप कोई अथॉरिटी देते हैं, आप इसके फील्ड में काम करिए। ठीक है, क्यों
वो अच्छे से काम करे जिससे होना चाहिए तभी, ताकि सभी दिव्यांग जनों का कुछ सहयोग हो सके। देन रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होना कंपलसरी है। कोई अगर इंस्टीट्यूशन है दिव्यांगता क्षेत्र में, उसका पंजीकरण होना, नामांकन होना चाहिए हमारे पास गवर्नमेंट के पास। देन एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और साथ साथ आपका एप्लीकेशन, देन आपका ग्रांट जो अनुदान हम दे रहे हैं उसका सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन, नामांकन होना चाहिए। एंड जी ओकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और साथ आपके पास किसी प्रकार का ऐसा ना हो जिससे आपके पास रजिस्ट्रेशन ना हो, आपको हर प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूशन का वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। देन अपील, अपील मतलब जो हम किसी को लगाते हैं कोई बात कहने का मतलब कि हाँ हमने अपील किया, दरख्वास्त किया है कि चीज होना चाहिए। देन आपका आता है 54 धारा, एट नॉट टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और मेंटेन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक्ट जो कहता है वो नॉट मतलब ये क्लियर नहीं कर रहा है कि हम अपने स्टैब्लिश करेंगे, वो कह रहा है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन स्थापित कर रहे हो तो हम मेंटेन करने के द्वारा करेंगे। जो सेंट्रल केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार होती है उसके परिप्रेक्ष्य में जो अनुदान होगा हम आपको प्रदान करेंगे, आप करिए। ठीक है, यहाँ लिखा एक्ट नॉट टू अप्लाई टू स्टैब्लिश। ठीक है, वो कह रहा है कि हम मेंटेन आप करिए, हम आपको जो रहेगा हम आपको देंगे, पैसा होगा अनुदान होगा हम आपको सहयोग करेंगे। असिस्टेंस टू रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, और आपका जो सहायक है रजिस्ट्रेशन संस्थान का होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा संस्थान वो नामांकन संस्थान है और इसमें इतने लोग असिस्टेंट, जितने लोग सहयोग भूमिका निभा रहे सबका होना चाहिए उसमें नाम। 10वां आता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, कि अगर कोई डिसेबिलिटी उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपलसरी। 10 इसके बारे में देखिए क्या है, 56, 57, 58, 59 यहाँ आपके इसमें धाराएं हैं। गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, कि विशेष का जो दिव्यांगता है उनका असेसमेंट गाइडलाइन हमारे पास होना चाहिए, जिसमें मैंने पहले बताया ना 40% है, देन 60% है हमारा HI, तो असेसमेंट करने की जो गाइडलाइन हमारे पास होना चाहिए। देन डिजिग्नेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और यह सर्टिफाई करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, देन प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन, और जो हमारा पर एक कागजी कार्रवाई उसका प्रोसीजर नाम प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया के तरीके से उसको उनको करना चाहिए। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी, आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अगर आप में कुछ डिसेबिलिटी है और वो मानने तैयार है तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं, नहीं आई एम डिसेबल, आई एम दिस प्रॉब्लम में ग्रसित हूँ, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो अथॉरिटी उसके पास है तो आपकी बात को डिसीजन लेगा कि हाँ आप में रियलिटी है कि नहीं है। जैसे भी एग्जाम्पल में बताऊं, अगर आपको BI का प्रमाण पत्र बनाना विजुअल एम्पायरमेंट का, आप सीमीओ जाते हैं, सीमीओ जब ऑफिस जाते हैं, जो आप अचीवमेंट के ऑफिसर होता है वहां से, तो आपको कहाँ भेज देता है, आपको जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होता है हॉस्टल, वहां भेज दिया जाता है आपको, वहां चेक होकर सर्टिफाई होता है, तब आपका BI का सर्टिफिकेट बनता है विजुअल एम्पायरमेंट का। ठीक है, इसी तरीके से बात कर अपील अगेंस्ट सिर्फ सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास अधिकार है, उसको सर्टिफाई कर सकता है। आपका चैप्टर 11वां है सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इस अध्याय में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांगता क्षेत्र में सलाह दिया जाता है, केंद्रीय स्तर कैसे क्या हो, राज्य स्तर पर क्या कैसे करना है, जिला स्तर पर। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसेबिलिटी, तो संवैधानिक प्रावधान है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो डिसेबल को सलाह दे सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर, और साथ उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो उसका मानक बनाया नीति बनाया गया है उसके लिए कंडीशन शर्त लागू है, उसके बारे में उनके सदस्य होने चाहिए। देन डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन आप यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन की बात किया गया है कि अगर यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन मतलब होता है जो गैर शैक्षणिक व्यक्ति हो, आप इस स्तर का कोई व्यक्ति है, तो आपको सपोज मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि अगर जिला स्तर पर दिव्यांगता के बारे में सलाह दिया जाता है, जिला में कितने लोग होंगे, जिला के बाद कहाँ जाएगा, ब्लॉक पे जाएगा ना भाई, ये क्या जाएगा, ब्लॉक पे जाएगा ना। तो जब ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक क्या जाएगा, गांव में जाएगा, विलेज में जाएगा ना, जो गांव प्रधान उसके जरिए, तो वहां पर अगर इसके बारे में हम सलाह देंगे ऐसा ऐसा होना जैसा आपकी सुविधा सलाह है, वो सब पढ़े लिखे थोड़ी है, कुछ अनपढ़ भी है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी है। ठीक है, उनको भी हमको रखना पड़ता है, उनको रखना ही चाहिए क्योंकि उनके लिए तो हम काम कर रहे हैं। ठीक, एंड वैकेशन ऑफ सीट्स बाय मेंबर, और जो
वैकेशन मतलब जो खाली सीट है उसको हमको डिसेबल व्यक्तियों को लेकर भरना चाहिए, क्योंकि डिसेबल व्यक्ति बता सकता है हमें क्या नीड है, हमारी क्या जरूरत, क्या नहीं जरूरत। ठीक है। मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है डिसेबिलिटी के ऊपर जो आप सलाहकार बोर्ड बनाए उसकी हमें क्या मीटिंग भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सलाहकार बोर्ड बन गया तो बस हो गया, नहीं, आपको वीकली देन मंथली देन 6 मंथली देन ईयरली आपको उसके साथ मीटिंग फिक्स करके मीटिंग कीजिए कि जो हमने पहले डिसाइड किया और जो हमने शॉर्ट कमिंग बताया क्या वो काम हुआ, कहाँ तक पहुंचा, इस तरह से हमें काम करना चाहिए। ये सारी बातें अध्याय 11 में कहा गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें कुछ बातें कही गई हैं जो आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसेबिलिटी, जो बोर्ड ऑफ सलाहकार डिसेबिलिटी बोर्ड का चयन किया गया उसके क्रियाकलापों का होना चाहिए। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसेबिलिटी मैंने बताया राज्य स्तर पर भी सलाहकार बोर्ड होना चाहिए। देन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर, सेम चीज वही है, यहाँ पर सेंट्रल था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है स्टेट लेवल का है, तो दोनों अब इसी तरह सेम क्या होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्क्वालिफिकेशन वोकेशनल ऑफ सीट भरना है आपको, मीटिंग ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, देन फंक्शन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसेबिलिटी। तो इस तरीके से सारी बातें आपको, और जो सबका सेम है, स्ट्रक्चर सबका सेम है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो चाहे हो। हम इसको कह सकते हैं आपको शॉर्टकट में इस एक मिनट आपको हम इसको कह सकते हैं, देखिए सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है। तो प्रक्रिया सबकी सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अध्याय 12वां को हम देखते हैं। अध्याय 12 में है कि चीफ कमिश्नर्स एंड स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस अध्याय मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की योग्यताएं व विधियों वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है, ठीक है। 74 धारा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर्स एंड कमिश्नरीज, ठीक है, कि जो चीफ हमारे पास मुख्य आयुक्त होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। देन इनके कार्य क्या क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ चीफ कमिश्नर जो इनके कार्य क्या क्या होने चाहिए, तो कार्य के बारे में रखना है आपको, उनके क्या 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 उनके हक में काम दिया गया, क्या क्या उनको अथॉरिटी है। देन एक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट अथोराइज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ कमिश्नर, ठीक है, जो चीफ कमिश्नर हैं मुख्य आयुक्त उनके पास क्या क्या डिसीजन लेने की पावर है, क्या क्या उनके पास ऑथोराइज है और क्या क्या वो रिकमेंड कर सकते हैं, किस किस को सिफारिश कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है, वो सारी बातें कहा गया है। देन धारा 77 है पावर ऑफ चीफ कमिश्नर, मतलब जो चीफ मुख्य आयुक्त उनकी क्या क्या शक्तियां हैं वो भी है। 78 में एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय चीफ कमिश्नर, तो जो हमारा मुख्य आयुक्त उसके द्वारा सालाना और स्पेशल रिपोर्ट मतलब जो सूचना उसको हमको सबमिट करना चाहिए दो सरकार को, गवर्नमेंट की, ताकि हर चीज आंकड़े फिर समझ में आए कहाँ तक हमारा जो हमने जिस उद्देश्य बनाया है या एक्ट पॉलिसी अधिनियम क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह से हमारे पास डाटा भी होना चाहिए। देन आप कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर इन स्टेट, ठीक है, कि अगर हम स्टेट कमिश्नर जो राज्य स्तरीय मुख्य आयुक्त होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए, देन फंक्शंस ऑफ स्टेट कमिश्नर, ठीक है, जो हमारे राज्य आयुक्त होते हैं उनके क्या क्या काम है, एक्शन बाय अप्रोप्रिएट ऑथर ऑन, मतलब सेम रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट, जैसे आपने पढ़ा चीफ कमिश्नर मुख्य आयुक्त राज्य मुख्य आयुक्त, जो भी सेम कंडीशन सेम वर्क है, बस उनका दायरा छोटा बड़ा है बस, ठीक है। अगर हमें सेंट्रल की बात, सेंट्रल में कोई एक होगा, स्टेट बाय स्टेट हमारे राज्य देश में जितने राज्य हैं हर राज्य में एक स्टेट कमिश्नर मिलेंगे आपको। देन उनके स्टेट कमिश्नर क्या क्या पावर है वो बातें कही गई है। एंड एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय स्टेट कमिश्नर, तो उनके जो सालाना जो विशेष उनकी रिपोर्ट होगी सूचना होगी वो भी राज्य स्तर पर उनको बनाना चाहिए। ओके, और अब बढ़ते हैं हमारा जो है 13वां चैप्टर जो हमारा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको फायदेमंद, आप इसको लाइक और कमेंट से ज्यादा शेयर आप करिए। मेहनत हम कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करना आपका काम है, आप सभी सब्सक्राइब हो, लाइक कमेंट शेयर करिए। हम यहाँ देखते हैं स्पेशल कोर्ट जो विशेष उनके लिए न्यायालय बनाया था उसके बारे में बात किया गया है। इस अध्याय में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है।
इसमें मुख्य न्यायाधीश और सार्वजनिक आयोजक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए निर्णय दिया जाता है। स्पेशल कोर्ट दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए जो भी उनकी परेशानी, जो भी उनकी समस्या हो, उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए और जल्दी जल्दी उसके बारे में कार्रवाई किया जाए। देन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, और उनके लिए विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक प्रोसिक्यूटर जो वकील होते हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 14वां है, 14th नंबर पर हमारा अध्याय है, इसमें नेशनल फंड फॉर पर्सन डिसेबिलिटी, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो फंड अनुदान होता है उसके बारे में बात कहा गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था की गई, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है। नेशनल फंड फॉर पर्सन डिसेबिलिटी, तो दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय अनुदान दिया जाता है, जिसमें वो कार्य कर सके, जो उनके लिए हित के लिए किया जाता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये होता है कि उनके जो कौन उसके योग्य है, अगर मान लो कोई डिसेबल है, मान लिया जाए कोई डिसेबल व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान रखिए, पीडब्ल्यूडी है, अगर वह गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, उसको राष्ट्रीय अनुदान की जरूरत क्या है बताइए, उसको राष्ट्रीय अनुदान नहीं लेना चाहिए। उसके लिए कि अकाउंटेंट ऑडिट, तो उसके बारे में उसका हकदार होना चाहिए। आप बताओ, अब गवर्नमेंट जॉब करो, आप अच्छा खासा पैसे कमा रहे हो, क्यों नेशनल फंड के चक्कर में पड़े हो, राष्ट्रीय जो अनुदान है उसके चक्कर मत पड़िए। आप खुद कमा रहे हो तो कम से कम जो दूसरा व्यक्ति, भाई बंधु दिव्यांग, वो हकदार है, वो पाएगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसलिए हमें अकाउंट्स एंड ऑडिट से इसके लिए देखभाल रखना पड़ता है कि इसके योग्य है कि नहीं है कोई। ठीक है, अगर उसके योग्य है तो उसको देना चाहिए। हमारा जो 15वां है, इसमें स्टेट फंड, अभी सेंट्रल हमने नेशनल फंड बताया, ये क्या है, स्टेट फंड है। ठीक है दोस्तों, इसमें है कि राज्य स्तर कोष है, जिसका राज्य सरकार प्रदान करता है, राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के विकास कार्य में निर्वहन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना एक बात है, उनको क्या हो मिलता है, आवास योजना मिलता है प्रधान के अंतर्गत, जो गाँव का सरपंच होता है उसके द्वारा उसको क्या मिलता है, आवास। कहाँ से मिलता है, स्टेट फंड के द्वारा, स्टेट फंड द्वारा जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपके ब्लॉक लेवल, देन आपके गांव तक पहुंच जाता है खाते में पैसे, तो फंड ही हो जाते हैं जो उनके लिए बनाया जाता है आवास। अब तो हाल में अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि अगर जो दिव्यांग जनों के लिए आप आवास योजना दे रहे हैं, उसमें उनके लैट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम ये सब अटैच, उनकी पूरी मतलब पूरा कंप्लीटेड रूम होने की व्यवस्था आप बना सकते हैं, इतनी वो आपको आवास की व्यवस्था देते हैं। देन स्टेट फंड फॉर पर्सन डिसेबिलिटी, मैंने आपको जैसे बताया वो राष्ट्र स्तर था, ये राज्य स्तरीय पर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका है 16वां, नहीं अभी आपका, हाँ ये हो गया 15वां चैप्टर हो गया आपको। अब इसके आगे क्या है, 16वां चैप्टर है, जो कहता है कि ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। भाई याद रखो, ऐसा नहीं कि आप दिव्यांगजनों को सारा अधिकार मिले, इसका मतलब आप उसका गलत उपयोग करो, नहीं भाई, आप गलत उपयोग नहीं करना है। अगर आप गलत उपयोग करते हो तो आपके लिए भी दंड की व्यवस्था और आपके लिए जुर्माने की व्यवस्था रखा गया है। देखो, कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के बंधों का उल्लंघन करता है तो जुर्माना के साथ साथ दंडनीय होगा। इसका मतलब थोड़ी है कि सिर्फ आप समाज का कोई दूसरा व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। अगर आप इसके दायरे से बाहर जा रहे हो, आप पीडब्ल्यूडी व्यक्ति अगर हो, तो आपको भी ये सारे दंड और आप उल्लंघन करने से आपको जुर्माना लग सकता है। तो यू विल हैव टू से बोथ। आप सभी दोनों को बचना है, डिसेबल नॉन डिसेबल सभी को। इस पहली बात, आप इस सारी बातों को मानना चाहिए कि गवर्नमेंट ने बनाया तो गवर्नमेंट में अपने राष्ट्र हित में सहयोग देना चाहिए। 89 हमारा धारा है, पनिशमेंट फॉर कंट्रोवेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन मॉडल्स हैं। तो जो इस प्रोविजंस के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत भाई रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, सबको तहे दिल से मानो, उसका आदर करो, उसका आप सम्मान करो। ठीक है, नहीं तो आप पनिशमेंट के हकदार हो जाओगे, जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। एंड ऑफेंस बाय कंपनीज, और अगर कोई कंपनी है, कोई मतलब मॉल बना रहा है, कोई कंपनी है, कोई सेक्टर, कोई इस तरीके से अगर वो भी कंपनी ऐसा नहीं करेगा ना, उसको भी उल्लंघन करने के जुर्म, उसको भी जुर्माना दंडनीय भरना पड़ेगा भाई। देन 91 धारा में, पनिशमेंट फॉर फेडरलिटी अवेलिंग एनी बेनिफिट्स मीन्ड पर्सन डिसेबिलिटी। और अगर कोई मतलब फ्रॉडगिरी करता है, कोई दिव्यांग बालक है
मतलब 20% दिव्यांग हो और 60% उसका सर्टिफिकेट हो, अगर इस तरह से कोई बेनिफिट अगर लेगा ना, उसको भी पनिशमेंट किया जाएगा। ये भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया है। ठीक है, कि अगर आपने उसमें फ्रॉडगिरी किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप डिसेबल आप नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 20% डिसेबल को आपने 60% करवा के आप धोखाधड़ी करके आपने कागजी कार्रवाई करवा के उसका फायदा लेता, पैसा नहीं करना है। इफ यू हैव एलिजिबल देन यू विल डू, अगर आप उसके हकदार हो, आप उसके योग्य हो, तभी आप करिए। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहिए आपको। देन 92 धारा में हमारा पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज, अगर कोई व्यक्ति है जो उसको नहीं मान रहा है तो आप उसको, वो भी उसके पनिशमेंट के हकदार है। देन आप कहता है पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपने कोई मतलब गलत रोंग राइट या इंफॉर्मेशन आपने लीक किया, इंफॉर्मेशन आपने बताया जिससे मतलब उनके लिए वह दर्द आसानी होगा, तो भी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। देन प्रीवियस सेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यह कहता है जो उससे पहले पूर्व गवर्नमेंट ने बनाया था। यहाँ बात समझ में किसकी कर रहा है, ये 1995 बात कर रहा है भाई। प्रीवियस गवर्नमेंट की अगर बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1995 में भी अभी तक जो नियम लागू सब ये हुए हैं, सभी 1995 के ही बनाए नियम से आप अभी तक चल रहे हैं सभी। अब भी आप देखेंगे तो अभी भी सर्टिफिकेट क्या लिखा जाता है, विकलांग, शुभ नहीं लिखना चाहिए। प्रीवियस था, तो प्रीवियस में हमको सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, नए को जानना चाहिए। देन अल्टरनेटिव पनिशमेंट, आपके दंड को बदला जा सकता है, जुर्माना बदला जा सकता है। अगर आप जिस योग्य हैं आपको उस योग्य दिया जाएगा। सपोज अगर आप कोई महिला गए, महिला आपने ऐसा किया कि आपको हम दंड नहीं दे सकते, तो आपको जुर्माना के साथ पनिशमेंट दे सकते हैं। इस तरह से आप अल्टरनेटिव पनिशमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको रियल में अच्छा लग रहा है तब दोस्तों शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह यूट्यूब पे पहली बार ऐसा जो कि टू द पॉइंट और टू द धारा, जो आपकी धाराएं बनाई गई हैं अध्याय के अनुसार, उस अध्याय के अनुसार आपको फुल हिंदी एंड बोथ इंग्लिश में आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आपको जो कि नॉलेज के बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेकर आया। तो आप इसको ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में देखते हैं यहाँ पर आपका जो मिसलेनियस अन्य, इसका मतलब होता है अन्य, इसमें जो बच्चे कुचे हैं ना सब इसमें डाल दिया गया है। सपोज इसको कह सकते हैं डस्टबिन है, समझ लीजिए। जो चैप्टर अध्याय 17वां है, इसका मतलब है कि जितने आपको अभी में कि नियम कानून बनाना था, जो कहीं किसी को नहीं समझ में आया कि इसको हम यहाँ सेट करें, इसको कहाँ रखें, सब डालो मिसलेनियस में, सब डालो मिसलेनियस में, उसको हम डस्टबिन कह सकते हैं। वहाँ जो बचता है उसमें डाल दिया जाता है। मेरा क्या मतलब डस्टबिन होने जिसमें कीचड़ कूड़ादान डाला जाता है, इसका मतलब ये है ये इसमें ऐसे से धाराएं बनाई गई हैं जो धाराएं किसी दूसरे अध्याय में नहीं रखने की योग्य थी, उनको हम अन्य कह के उसमें रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं इस यदि इस अधिनियम को बंदों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या सुनिश्चित प्रतीत होते हैं। दोस्तों बात सही है। अब इसके हम देखते हैं इसमें कितनी धाराएं हैं। देखिए इसमें भी धाराएं हैं। एंड सिर्फ धारा क्या कहता है, अप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ एंड, ठीक है, कि आप जो आवेदन पत्र है वो अदर कानून या अदर जो आप नियम कानून के हिसाब से कर सकते हो। मैंने बताया ना इसमें जितने धाराएं होंगी ना सब अपने आप में अलग अलग धारा होगा, कोई सेम नहीं होगा, कोई सेम नहीं, क्योंकि अन्य अन्य सब जो डिफ्रेंशिएट बचते हैं, जो कहीं सेट नहीं होते हैं धारा, उसको अन्य में डाल देते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन ए गुड फेथ, अब बताओ आपके जो अच्छे भरोसेमंद काम है उसको प्रोटेक्शन करना है गवर्नमेंट, क्योंकि अब यह कहीं दूसरे चैप्टर में रखने के योग्य नहीं नजर, दूसरे अन्य में डाल दिया। एंड पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, आपकी जो शक्तियां हैं उसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। ठीक है, शक्तियों मतलब रिमूव डिफिकल्टी मतलब आपकी जो डिफिकल्टीज के प्रति आपकी कठिनाइयां होती हैं उसको हमको कहना रिमूव करना है। पावर टू अमेंड शेड्यूल, आपको जो संशोधन शेड्यूल होता है उसको हमको पावरफुल बनाना है। देन 100वां धारा में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पास सत्ता है, पावर है, वह दिव्यांगजनों के रूल बना सकती है। पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है, स्टेट के पास भी अपने स्टेट दिव्यांगजनों को बना सकती है। एंड 102 रिपील एंड सेविंग, दोस्तों यह
धारा सबसे इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई आप संशोधन करना तो आप इसमें प्री अपील कर सकते हैं एंड सेविंग कंसर्न सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कहने के तो आप जैसे आप देखे नहीं है, अब कोई व्यक्ति कोर्ट में उसका हार जाता है केस, तो दूसरी कोर्ट में अप्लाई करता है तो री अपील करता है, वही सेम है कि अगर आप कोई चीज नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं, फिर सब री अपील कर सकते हैं। खाई चीज है तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा है आपका RPWD एक्ट, जो आपका मैं यहाँ RPD, ठीक है, ये आपका 2016, जिसमें आपको मैंने बताया, देखिए 21 डिसेबिलिटी है, 17 धाराएं हैं और 102 ये धाराएं हैं। ठीक है, ये आज मैंने आपको एक एक धारा एक एक चैप्टर आज मैंने बताया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मैंने व्याख्या किया। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपका एक सब्सक्राइब हमारा प्रयास रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और कमेंट शेयर न भूलें और अपने दोस्तों शेयर करिए। और जितने स्पेशल या विशेष शिक्षा जुड़े हुए हैं या जो वैसे भी सभी को पढ़ना चाहिए कि जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या है, क्या सुविधा क्या नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। फिर आएंगे अगले बार अगला कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के अपना ख्याल रखिए।